Jai Hind and welcome friends to this power practice session of research editorial analysis powered by Growth Map UPSC. I am Dhruv Jani. Viewers, today we will be talking about one worthy editorial, and it's actually a researched editorial which is published in today's Times of India, and it is titled Bet on Trade. It actually explores India-UK relations by keeping trade at a cornerstone. We will explore the entire article, it's unnamed article, and first of all we will see with which subject it actually relates, and after that we will proceed on our discussion. अगर विषय संबंध की बात करें तो इंटरनेशनल रिलेशन की बात करता है, उसमें भी बायलैटरल रिलेशंस की बात करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया यूके रिलेशन की बात करता है, और ऐसे समय पर बात करता है जब ऐसे समाचार आ रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, वो 72वें प्रजासत्ताक दिन के मेहमान बनने वाले हैं। और हाल ही में उसके जो डोमिनिक फॉरेन सेक्रेटरी है, डोमिनिक नामक, वे भारत के दौरे पर है। ठीक है, तो उसी समय यह बात हो रही है। प्लस हमारे जयशंकर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी और यूके के फॉरेन सेक्रेटरी, दोनों के बीच में द्विपक्षीय वार्तालाप भी हुआ है, और इस वार्तालाप के जो नतीजे हैं वो भी सकारात्मक निकले हैं। तो देखेंगे पूरा लेख। सबसे प्रथम निष्कर्ष की बात करेंगे, निष्कर्ष के बाद लेख की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, यानी कि हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल, एंड उसके बाद वी विल सी रिसर्च्ड एलिमेंट्स ऑफ जनरल स्टडीज। सबसे प्रथम लेख की तस्वीर देखते हुए हम लोग हमारा जो आगे की जो यह चर्चा है वो आगे बढ़ाएंगे। देखिए, यह अननेम्ड लेख है, एंड विच वाज पब्लिश्ड इन टुडेज टाइम्स ऑफ इंडिया इन अ वेरी अर्ली मॉर्निंग। देखते हैं, लेख की शुरुआत निष्कर्ष से करेंगे और उसके साथ लेख की महत्वपूर्ण बातें भी देखेंगे, और रिसर्च एलिमेंट्स जो है उसको भी एक्सट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे। और आपको जैसे मालूम ही है कि हम लोग यह पूरा का पूरा जो एडिटोरियल है उसे एज ए सोल आर्टिकल नहीं देखते, मगर यह एक गेटवे है, जनरल स्टडीज़ का गेटवे है, और यह गेटवे है करंट अफेयर्स का। तो अगर हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े तो मुझे लगता है कि हमारा जनरल स्टडीज़ का जो पोर्शन है उसमें भी हम लोग जो है अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे, और साथ ही हमारे जो करंट अफेयर्स है वो भी हमारे हाथ से नहीं छूटेंगे। दूसरी बात, ये जो लेख लिखे जाते हैं लेखकों के द्वारा, तो उन लोगों को भी बहुत ही कम संसाधन दिए जाते हैं। ये जो स्पेस हम लोग देखते हैं जो उन लोगों के द्वारा भरी जाती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। उन लोगों को एक अपर लिमिट दी जाती है शब्दों की, कि मैक्सिमम यू कैन राइट अप टू दिस मेनी वर्ड्स। ठीक है, तो उन्हें भी बहुत कुछ कहना होता है, मगर सिर्फ एडिटोरियल का जो है पठन करने से बात नहीं बनने वाली है। वी नीड टू एक्सप्लोर। हमें एडिटोरियल के जरिए हमें लेखक के दिमाग तक पहुंचना होगा, और वो क्या कहना चाहते हैं वो बात को समझनी होगी, तभी जो है कोई भी एडिटोरियल को, कोई भी लेख को न्याय मिलेगा। तो हम लोग उसी थियरी से आगे बढ़ रहे हैं। वृद्धि लेख हम लोग लेते हैं, उसका चयन करते हैं और उसको पूरा खोल देते हैं। ठीक है, और इसमें जो सामान्य अभ्यास के जो तत्व है जो थोड़े ज़रूरी होते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से, उसको भी उसमें डालने का, मिलाने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करेंगे अब आज की अपनी बात। निष्कर्ष से शुरू करेंगे, जिसके मुताबिक यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के 26 जनवरी 2021 पर 72वें प्रजासत्ताक दिन के भव्य समारोह के मेहमान बनने की घोषणा ने जिस तक को जन्म दिया उसे लेखक ने आधारशिला बनाया है। इट इज द कॉर्नरस्टोन। अभी हाल ही में ऐसा समाचार आया है, ऐसी घोषणा हुई है कि ये जो प्रधानमंत्री है वे भारत के दौरे पर आने वाले हैं, और प्रजासत्ताक दिन के मेहमान भी बनने वाले हैं 72nd रिपब्लिक डे के। ठीक है, तो यहाँ से जो एक तक का जन्म हुआ है वह तक को लेखक ने आधारशिला बनाया, और ये तक ये है कि भारत और यूके अपने संबंध जो है वो और सुदृढ़ बना सकता है इस कोरोना पश्चात के समय में और ब्रेक्जिट के पश्चात के समय में। ब्रेक्जिट की घोषणा भी हो चुकी है। जो ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन, वो आप कह लीजिए यूरोपियन यूनियन से उसने उसकी जो सदस्यता थी वो वापस कर दी है, वो उसमें से निकल गया है। तो एक नए युग का उदय हो सकता है, ऐसी लेखक को आशा है। लेख में प्रस्तुत विषय वस्तु भारत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को
प्रभावित कर रहे हैं। कोरोना पश्चात वो ब्रेक्जिट पश्चात के भावी भारत यूके संबंधों की बात की गई है। यस, जिसका हमने जिक्र किया कि कोरोना के पश्चात का जो समय है वो थोड़ा भिन्न रहने वाला है। अधिकांश जो राष्ट्र है वे राष्ट्र अपनी रणनीति बदलेंगे, अपनी रणनीति की जो दिशा है वो बदलेंगे। तो ऐसे समय में भारत और यूके के बीच में संबंध जो है वे अच्छे हो सकते हैं, सकारात्मक हो सकते हैं। देखें अब हाईलाइट इस आर्टिकल की। भारत के दौरे पर आए हुए ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक राब व उसके भारत तरफी समकक्ष एस जयशंकर के बीच में बैठक हुई। इस बैठक में सकारात्मक निष्कर्ष निकला। 10 वर्ष की दीर्घकालीन रूपरेखा बनाई गई। इंडो यूके बायलैटरल टाइज की व भविष्य में एफटीए की अग्रता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हम जानते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक प्रकार की समझौती होती है जिसमें कई प्रकार के जो टैक्स है उसमें बेनिफिट दिए जाते हैं हस्ताक्षर किए हुए राष्ट्रों को। ठीक है, मगर भारत जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ये जो नीति में नहीं मानता, हालांकि सामूहिक नीति की एग्रीमेंट में नहीं मानता, मगर हम लोग द्विपक्षीय त्रिपक्षीय एग्रीमेंट करते हैं, समझौती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एक रूम है, एक जगह है, एक स्पेस है भारत और यूके के बीच में भी। एफटीए हो तो दोनों देशों को फायदा हो सकता है, दोनों देशों के एक्सपोर्ट्स है वे बूस्ट हो सकते हैं, फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व्स है वे भी जो है उसकी भी परिस्थिति जो है वो अच्छी हो सकती है। देखते आगे। द्विपक्षीय व्यापारी संबंधों पर भार दिया गया। यस, इस पूरे 10 वर्ष के दीर्घकालीन रूपरेखा में जो व्यापार है, ट्रेड, उसको बूस्ट करने की बात की गई। और इसीलिए आज के इस लेख का जो टाइटल है वो व्यापार संबंधी है, क्योंकि इस बैठक में व्यापार को मध्य में रखा गया भारत यूके के संबंधों में, और बाजू में अन्य संबंधों की बात की गई, जैसे आप कह लीजिए डिफेंस हो या साइबर सिक्योरिटी हो या आप कह लीजिए कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो। ठीक है, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे कि कैसे भारत के संबंध होने चाहिए इस कोरोना पश्चात व ब्रेक्सिट पश्चात के समय में। उसकी चर्चा हम लोग हमारे तीसरे चरण में करेंगे। मगर इन सब मुद्दों को बाजू में रखा गया, मध्य में रखा गया, व्यापार को मध्य में रखा गया, आर्थिक संबंध को। पीएम मोदी के द्वारा जो व्यक्तिगत कूटनीति पिछले 6 वर्षों में हुई है उसका बहुत ही कम आर्थिक व्यापारी फायदा मिला है। यस, लेखक ने यहाँ प्रधानमंत्री की जो यह व्यक्तिगत कूटनीति की यानी कि पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी की जो पॉलिसी है उसका खंडन किया है कुछ हद तक। लेखक ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी से जो हमारा अन्य देशों के साथ सिक्योरिटी संबंध है यानी कि सुरक्षा सहयोग है उसमें जो है निसंदेह इजाफा हुआ है, अच्छा हुआ है, मगर आर्थिक जो हित है वे इससे संतुष्ट नहीं हुए, ऐसा लेखक को लगता है। और उसके लिए लेखक ने एक जो है कारण भी यहाँ हमारे सामने रखा है। उसके मुताबिक लेखक को लगता है कि यह जो पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी है वो एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अनसक्सेसफुल। और इसका कारण ये है कि दिन के समाप्ति में या दिन के आखिरी समय में कोई भी देश हो, कोई भी आप कह लीजिए व्यक्ति हो, वो अपने हित की ही बात करेगा, अपने राष्ट्र के हित की ही बात करेगा। तो ऐसे पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी से कोई प्रभावित होकर अपना नुकसान करे और जो है हमारे व्यापार में, हमारे आर्थिक संसाधनों में वृद्धि हो, ऐसा तो संभव नहीं है। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि यहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी इज नॉट सक्सेसफुल। देखते हैं आगे। भारत यूके के बीच में वर्तमान भी गाढ़ संबंध है। यस, ऐसा नहीं है कि भारत यूके के बीच में संबंध नहीं है, गाढ़ संबंध है, उसमें कोई हमें शंका नहीं है। जिसका एग्जांपल यहाँ एक हमें मिल रहा है और करंट के रेफरेंस में ही मिल रहा है, करंट अफेयर्स के। इस कोविड से परेशान विश्व है, इसमें कोविड वैक्सीन, एंटी कोविड वैक्सीन की जो बातें चल रही है उसका ही उदाहरण यहाँ हमारे सामने है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और सेरम इंस्टीट्यूट। सेरम इंस्टीट्यूट इज इंडिया बेस्ड। ठीक है, तो ये जो नेक्सस है, सेरम इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका ने जो हाथ मिलाया है ऑक्सफोर्ड के
वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। वही एक अच्छे सुदृढ़ संबंध का चिन्ह है। फिर भी कई क्षेत्रों में ज़्यादा काम हो सकता है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, फिनेंशियल सर्विसेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, क्लाइमेट चेंज हो और ग्रीन टेक्नोलॉजी हो। These are actually the sectors or spheres on which work can be done more to enhance the Indo-UK partnership, to enhance the bilateral ties. देखिए, these are referred by writer, इसका उल्लेख लेख में ही है, मगर हमने यहाँ तीसरे चरण में एक प्रश्न के उत्तर जैसा एक ऐसे है प्रबंध है वो तैयार किया है, ताकि हम लोग फर्दर इंडिया यूके के जो संबंध है उसको देख सके। तो आगे उसकी चर्चा करेंगे। उसके साथ ही जॉनसन का प्रशासन भी इंडो पैसिफिक के कार्य क्षेत्र में अग्र सक्रिय भूमिका यानी कि प्रोएक्टिव अप्रोच रखेगा या निभाएगा। जॉनसन की सरकार जो है वो अपनी जो नीति है वो ऐसी रखेगी, क्योंकि हाल ही में जनवरी 2020 में ही यूके, फ्रांस और जर्मनी तीनों ने मिलकर चाइना की जो विस्तारवाद की नीति है उसके विरुद्ध आवाज उठाई यूएन में। ठीक है, तो ऐसी जो घटना है वो इस बात का संकेत देती है कि जो पश्चिमी राष्ट्र है वो भी चाइना से खुश नहीं है, वे भी परेशान है चाइना की नीतियों से। तो ऐसे समय में, ऐसे संजोग में यूके को भारत से अच्छा कोई भागीदार या सहभागी नहीं मिल सकता चाइना के सामने लड़ने के लिए, चाइना की नीतियों के सामने लड़ने के लिए। तो ये भी एक जो है भारत यूके में एक स्ट्रेटेजिक बूस्ट ही कह सकते हैं दोनों के संबंध में। यस, तो यहाँ तक हाइलाइट्स की बात थी। अब हम लोग थोड़ा ब्रीफली एक क्वेश्चन का जो उत्तर है वो देखने का प्रयास करेंगे, और वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ रखा है। देखिए, हाउ इंडिया यूके रिलेशन शुड बी पोस्ट कोविड एरा, यानी कि कोरोना पश्चात के समय में भारत और यूके के बीच में कैसे संबंध हो सकते हैं या होने चाहिए। देखिए, कई सारे पहलू है, हमने यहाँ अल्फाबेट भी दे रखे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, ए से लेके जे तक है, रफली 10 पैरामीटर्स है। अभी इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, इसको क्लब भी कर सकते हैं, मगर हमने यहाँ एकदम जो है स्टैंडर्ड रूप से रखे हैं और सेक्टर वाइज हम लोग बात करेंगे। इसे 10 पॉइंट्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं, which should be implemented to further boost the ties between UK and India. देखिए, इकोनॉमिक्स है सबसे प्रथम, तो उसमें तो ट्रेड की ही बात आएगी, जिसके ऊपर आज का पूरा लेख संबंधी है। दोनों के बीच में ट्रेड, दोनों के बीच में FTA रहेगा तो और अच्छा होगा। उसके बाद अगर पॉलिटिकल देखें तो दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन, जैसे हाल ही में वहाँ के विदेश सचिव, केंद्रीय विदेश सचिव जैसे भारत के दौरे पर है, तो यह एक प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशन है, पॉलिटिकल लेवल से है, तो ऐसा होने चाहिए। ये संबंधों को सुदृढ़ बनाएंगे। प्लस MP लेवल के इंटरेक्शन भी होने चाहिए। यहाँ के MP वहाँ के प्रवास पर जाने चाहिए, वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है वे भी भारत प्रवास पर आने चाहिए। तो ऐसे कुछ संबंध जो है वे दोनों के अंतर संबंध को और ज़्यादा गहरा बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। फिर ट्रेड हमने यहाँ ले लिया, तो उसकी बात करनी यहाँ ज़रूरी नहीं है, वी कैन स्किप इट। उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी। देखिए, दोनों ही मैरीटाइम सिक्योरिटी को अच्छी करने के लिए तत्पर है, दोनों ही कटिबद्ध है, और भविष्य में इन दोनों के बीच में जो एक कोऑपरेशन होगा, या आप कह लीजिए एक प्रकार का सैन्य अभ्यास होगा, वो फर्दर हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को, हमारे समुद्रों को फर्दर सुरक्षित बनाएगा, अच्छा बनाएगा। दोनों देश कटिबद्ध, और समुद्रों को
सुरक्षित बनाएगा। ये हमें चाइना के सामने लड़ने के लिए भी मददरूप होगा। चीन के साथ लड़ने में मददरूप। यूके को बहुत ही जो है आजकल आपत्ति है चीनी नीति से, क्योंकि चीनी नीतियों ने हांगकांग में भी अराजकता फैला के रखी है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिससे यूनाइटेड किंगडम जो है वो घिनाया हुआ है चीन से, और इसलिए वो एक भी मौका नहीं छोड़ेगा चीन को परेशान करने का, वो एक भी मौका नहीं छोड़ेगा भारत को मदद करने का। उसके बाद मेडिकल साइंस है। यस, फर्दर इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सकता है, और आज चल ही रहा है जिसका हमने एग्जांपल लिया, जो हमने ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, एस्ट्राजेनेका और सेरम इंस्टीट्यूट का जो हमने नेक्सस देखा, ये नेक्सस ही उसका एविडेंस है कि इन दोनों देशों के बीच में मेडिकल साइंस के स्तर पर जो संबंध है वे अच्छे हैं। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि भविष्य जो है वो आईटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यह सुनिश्चित हमें करना होगा कि राष्ट्रों के बीच में साइबर सिक्योरिटी के मामले पर अच्छा काम हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो, एक ऐसी टास्क फोर्स का गठन किया जाए। ठीक है, तो कई जो है मुद्दों पर काम हो सकता है। उसके बाद एजुकेशन है। एजुकेशन में भी कई सारे विद्यार्थी भारत से यूके जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कुछ वर्षों में कि वहाँ से भी कई सारे विद्यार्थी जो है वे भारत आए, भारत में पढ़े लिखे फॉर हायर एजुकेशन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारत से जा रहे हैं, भारत से दे आर गोइंग, बट इंग्लैंड जो है वो दरअसल भारतीय पीएचडी स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर नहीं करता। ये एक दिक्कत है और ये दरअसल हमारी प्रगति को रोक रही है। तो हमारी सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय जो आज नहीं वे लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो हमें अपटिक करवाना है, स्पॉन्सर करवाना है उन लोगों के पास। उसके बाद स्पेस सेक्टर, देखिए ब्रिटेन कॉमर्शियल स्पेस सेक्टर में सबसे बड़ा खिलाड़ी है विश्व में, और भारत के साथ भी उसका इस क्षेत्र में खासा अच्छा काम चल रहा है, वो और सुदृढ़ होना चाहिए, ऐसी समय की मांग है। उसके बाद क्लाइमेट है, रिन्यूएबल्स, फर्दर ग्रीन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब सारे क्षेत्र है जिसमें अभी भी अवकाश है कि भारत और यूके के बीच के जो संबंध है वे और गाढ़ बने, वे और सुदृढ़ बने। ठीक है, तो अगर हमें मुख्य परीक्षा में ऐसे कोई प्रश्न का सामना करना पड़े कि पोस्ट कोविड एरा में या पोस्ट ब्रेक्सिट एरा में भारत को ब्रिटेन के साथ कैसे डील करना होगा, या भारत और ब्रिटेन की जो भावी रणनीति है या भावी द्विपक्षीय संबंध कह लीजिए वो कैसा होना चाहिए, तो इसका यह सिंपल सा उत्तर है। और एक बात, जो हम लोग हमारी रिसर्च एंड एडिटोरियल एनालिसिस की जो तैयारी करते हैं, जो कि A4 साइज पेपर में हैंडराइटिंग के साथ हम लोग जो करते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस एडवांसमेंट के समय में, तो मुझे लगता है कि यही सही तरीका है, क्योंकि विजुअलाइजेशन तो क्या है कि वो उसका इम्पैक्ट रहेगा हमारे दिमाग पर 5 मिनट 10 मिनट, मगर जब हम लोग अपना उत्तर लेखन करने के लिए बैठेंगे तो एक भी शब्द जो है वो हम हमारे दिमाग में से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो बेटर यही है कि आपकी जो तैयारी है वो ऐसे ही करें, प्लस जो मैन्युस्क्रिप्ट्स आप देख रहे हैं रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस की, जो यहाँ जिसका सहारा लेकर हम लोग बात करते हैं, निष्कर्ष जो लिखा होता है, महत्वपूर्ण बातें लिखी होती है और कई बार संशोधित जो तत्व है वो भी लिखे होते हैं। ठीक है, तो यही आपकी आप समझ लीजिए आपका मेंस का जो है मेंस की आंसर शीट रहेगी।
ठीक है, ऐसे ही प्लेन पेपर पर आपको ऐसे ही लिखना होगा, ऐसे ही समझाना होगा। तो यहाँ माइंड मैप का जो उपयोग है वो हम लोग करते रहेंगे, जैसे हमने आज किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर हमें हमारा लेखन सुधारना होगा, अगर हमारा लेखन अच्छा बनाना होगा, तो हमें तैयारी इसी तरह करनी होगी। हम लोग फोटोग्राफ्स देखकर, एनिमेटेड इमेजेस देखकर, वेक्टर फाइल्स देखकर हम लोग हमारी जो लेखन शैली है उसको सुधार नहीं पाएंगे या उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अपनी जो पढ़ाई है रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस की, वो ऐसे ही करेंगे ताकि हमारा आंसर राइटिंग भी अच्छा हो, हमारा ऐसे राइटिंग स्किल्स भी अच्छी हो, हमारा कन्विंसिंग पावर भी अच्छा हो, और साथ में एक ऑल राउंड व्यू जो है वो भी हमें मिलता चले। तो आज के इस पूरे उपाख्यान में इतना ही। हम लोग अगले उपाख्यान में मिलेंगे अगले विषय के साथ, अगले आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।